आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनय कुमार मिश्र आज आपके लिए उपस्थित हूँ डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की तृतीय इकाई को लेकर के। इसको मैंने दो भागों में विभाजित किया है, जिसका आज प्रथम भाग आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना या बोलना। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा की जो मूल इकाई है वह ध्वनि है। जब इसी ध्वनि को हम कोई रूप प्रदान करते हैं, कोई चित्र प्रदान करते हैं या इसको मूर्त रूप देते हैं तो वह क्या हो जाता है? लिपि बन जाता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं क, जो क वर्ण है, क ध्वनि है और इसको हमने जब एक आकार दिया, एक इसको रूप दे दिया तो यह क्या हो गया? लिपि हो गया। और ध्वनि मूल इकाई से आगे जब हम बढ़ते हैं तो भाषा की जो अगली मूल इकाई कहा जाता है वह वर्ण या अक्षर होता है। भाषा की शुद्धता के लिए उसका उच्चारण और लेखन शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। और हिंदी तो एक ऐसी भाषा है कि यदि हिंदी में अशुद्धियां होती हैं तो उसका बहुत ही गलत प्रभाव भाषा के ऊपर पड़ता है, क्योंकि इसमें जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं और जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं। तो जरा सोचिए कि यदि हमारा लेखन गलत हुआ तो हमारा वाचन और पठन गलत हो जाएगा, और यदि हमारा वाचन या उच्चारण गलत हुआ तो हमारा लेखन गलत हो जाएगा। और इसके कारण विभिन्न प्रकार की अर्थगत समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो भाषा की शुद्धता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रायः हिंदी में उच्चारण और लेखन की अशुद्धता पाई जाती है। इसमें हम लोग जाने अनजाने बहुत सी गलतियां और त्रुटियां करते हैं, लेकिन इस अशुद्धता को, इस समस्या को हम कुछ नियमों का अनुपालन करते हुए, कुछ अभ्यासों के साथ इसकी हम पूर्ति कर सकते हैं तथा भाषा को परिमार्जित और परिनिष्ठित बना सकते हैं। जैसे कि कई बार हम ऐसा देखते हैं या ऐसा होता है कि जो भाषा में शब्द या वाक्यों का उच्चारण किया जा रहा है वह उसके उतार चढ़ाव, भाव भंगिमा, लय, शारीरिक चेष्टाएं, जिसको आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, इसके कारण उसके अर्थ में वैभिन्न उत्पन्न होता है। शब्द एक होगा, वाक्य एक होगा, लेकिन उसके कहने के तरीके से उसमें अंतर पाया जाता है। जैसे आपने पीके फिल्म देखी हो तो उसमें एक शब्द आता है अच्छा। अब इसी अच्छा शब्द को कई प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। जैसे अच्छा, 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 अच्छा। जब हम इसको विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के साथ, भाव भंगिमाओं के साथ, लय के साथ, बलाघात के साथ प्रस्तुत करते हैं तो इसके अर्थ में भिन्नता उत्पन्न होती जाती है। जैसे एक वाक्य है, इस वाक्य के माध्यम से भी हम समझेंगे कि यह अंतर कैसे उत्पन्न होता है। कल तुम्हें बनारस जाना है। दूसरा भी वाक्य यही है, कल तुम्हें बनारस जाना है। अब दोनों को हम कैसे उच्चारित करेंगे? दोनों वाक्य एक है लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। कैसे? कल तुम्हें बनारस जाना है। पहला वाक्य है कल तुम्हें बनारस जाना है,
अर्थात हम क्या कर रहे हैं, आदेशित कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि नहीं कल तुम्हें बनारस जाना है, यह आदेश हम प्रदान कर रहे हैं। दूसरा वाक्य कह रहा है कल तुम्हें बनारस जाना है, कल तुम्हें बनारस जाना है, अर्थात दूसरे वाक्य में हम उससे प्रश्न कर रहे हैं। वाक्य एक है, कहने के तरीके, लय, उतार चढ़ाव, भाव भंगिमा में अंतर होने के कारण इसमें अर्थगत भिन्नता उत्पन्न हो रही है। तो इसी को समझने के लिए हम गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए, शुद्ध उच्चारण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी अशुद्धियों को समझने के लिए आज इस पूरे शीर्षक पर बात करेंगे। तो आज हम इस पर बात करेंगे सबसे पहले कि अशुद्धियां क्या हैं, उसके बाद इसके भाग 2 में हम चर्चा करेंगे कि इसकी अशुद्धियों को दूर कैसे किया जा सकता है। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा और इसको आप अंत तक अवश्य देखें, तभी आप इसको बखूबी समझ पाएंगे। और पसंद आए तो शेयर भी करें। हम आज यह पहले जानेंगे कि हिंदी को शुद्ध उच्चारित करने के लिए या बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, या इनके उच्चारण में के जो दोष होते हैं उनका प्रमुख कारण क्या होता है। तो हम सबसे पहले यहां देखते हैं, हमारा ये पहला बिंदु है, हिंदी ध्वनियों, अक्षर या वर्णों तथा उनके उच्चारण स्थान का अपूर्ण ज्ञान। मतलब हिंदी ध्वनियों का, जो ध्वनियां मूल रूप में ध्वनि है, या उनका जो अक्षर रूप है, या उनका जो वर्ण रूप है, और इन अक्षर, वर्ण या ध्वनियों का जो उच्चारण है, इनके एक नियत स्थान है, इनका अपूर्ण ज्ञान। जब हम इनका पूर्ण ज्ञान नहीं रखते हैं, हमको यह पता नहीं होता है कि कौन सी ध्वनि किस स्थान से उच्चरित होगी। जैसे ये इस गले के ऊपर, यहां से इसके ऊपर का जो हमारा भाग होता है मुख के अंदर और गले तक, विभिन्न प्रकार के स्वर तंत्र विद्यमान है, जिनको हम वाग तंत्र भी कहते हैं या वाग यंत्र भी कहते हैं। तो हर ध्वनियों के उच्चारण का एक स्थान नियत है और उसका उच्चारण उन्हीं स्थानों से करने से ही हम उसको शुद्ध रूप से उच्चारित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ ही चीजें यहां पर दी जा रही हैं। ये वाला शाह आप देख रहे हैं, जिसको बड़ा शाह या तालव्य कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है और इसमें सीटी जैसी ध्वनि निकलती है। तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो करेंगे श, श, सीटी जैसी ध्वनि आएगी और तालु से इसका उच्चारण होगा। तालु हमारे दांत के ऊपर का जो भाग होता है उसको हम तालु कहते हैं। दूसरा श आप देख रहे हैं, जिसको मूर्धन्य श भी कहा जाता है। मूर्धन्य श मूर्धा से उच्चारित होता है और मूर्धा का जो हमारा भाग होता है वह दांत के ऊपर ताल और ताल के और ऊपर जब जाते हैं तो उठा हुआ भाग मूर्धा कहलाता है। तो इसका उच्चारण जब हम करेंगे, जीवा हमारी ऐसी है और यह जीवा ऐसे मुड़ेगी, तो यह जाकर के उस मूर्धा स्थान को स्पर्श करेगी, तभी हम इसका शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। श, श। और तीसरा जो हमारा श है दंत सा, इसका उच्चारण हम दांत की सहायता से करते हैं। तो इसको हम सरल और सहज तरीके से बोलते हैं, एकदम जो है व्यवहारिक रूप से बहुत ही नॉर्मल ढंग से बोलते हैं, स। फिर है यहां पर री, री। तो इसका उच्चारण भी हम इस सा के समान स्थान से करते हैं, इसका उच्चारण भी हम मूर्धा से करते हैं। तो बाकी आप इसको और गहराई से देख लीजिएगा कि किन ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है। अगले हम किसी वीडियो में जब हम वर्णों को पढ़ा रहे होंगे तो हम इसके उच्चारण स्थानों के बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा बिंदु है क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा का प्रभाव।
क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र विशेष का, स्थानीय मतलब उस स्थान का जो भाषा होती है, उस स्थान की जो भाषा होती है, उस भाषा का प्रभाव भी हमारे बोलने पर, हमारे लिखने पर पड़ता है। जैसे फतेहपुर की बात करें तो यहां पर 11 को गेरा बोलते हैं। 11 को क्या कहेंगे? गेरा। यह स्थानीय प्रभाव है। इसी प्रकार से स्थानीय जो ध्वनियां हैं उनका प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ता है। वातावरणीय प्रभाव या पारिवारिक प्रभाव। वातावरण का तात्पर्य यहां पर है कि जिस भी परिवेश में आप रह रहे हैं, वातावरणीय परिवेशी प्रभाव, जिस भी परिवेश में आप रह रहे हैं। जैसे आप एक स्थान पर रहते हैं, गांव में, शहर में, नगर में, कस्बे में, कहीं भी आप रह रहे हो, वहां के आसपास का परिवेश कैसा है, आपके घर के बगल का परिवेश कैसा है, आपका पड़ोस कैसा है, आपका गांव कैसा है, आपका शहर कैसा है, आपका वो मोहल्ला कैसा है, वहां किस प्रकार से भाषा को व्यवहार में लाया जाता है, और आपका परिवार, जिस परिवार में आप रह रहे हैं, उस परिवार के लोगों द्वारा भाषा का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। क्योंकि इस जगह से हम भाषा को सुनते हैं और सुनी हुई भाषा का हम अर्जन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो जैसा हम यहाँ पर सुनेंगे उसी प्रकार से हम भी उसका लेखन या उसका हम वाचन करेंगे। तो अगर यहाँ पर भाषा अशुद्ध बोली जा रही होगी तो हमारे ऊपर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। चौथा है प्रारंभिक स्तर पर विशेष ध्यान ना देना या उसका विनोद करना। प्रारंभिक स्तर से तात्पर्य यहां पर है छोटे बच्चों की जो भाषा होती है, चाहे वह प्राथमिक कक्षाओं की ले लीजिए या उससे छोटे बच्चे होते हैं या उस स्तर तक के बच्चे जब घरों में रहते हैं, विद्यालयों में रहते हैं, तो वह कभी तुतला करके बोलते हैं, कभी कोई वर्ण, कोई शब्द, कोई वाक्य उनसे सही रूप से नहीं निकल पाता है। एक कारण तो यह होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे उसके वाग यंत्र खुल रहे हैं और वह धीरे धीरे शुद्ध ध्वनियों की तरफ के उच्चारण की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसको बढ़ाना हमारा काम है, उसको बढ़ाना उस परिवेश का काम है, उस परिवार का काम है, उस शिक्षक का कार्य है, उस माता पिता का कार्य है। लेकिन जब वहीं पर वो कोई ध्वनियां अशुद्ध बोल रहा है तो हम उसका परिहास करते हैं या हम उसमें मनोरंजन ढूंढते हैं। ऐसी स्थिति में वहां सुधार करने के बजाय हम आनंद लेते हैं, तो बच्चे को भी आनंद आता है और उसी को वो बोलने का प्रयास करने लगता है। जबकि यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, उसको यह बताना चाहिए कि इसको ऐसे नहीं, इस ढंग से बोला जाता है। पांचवा है हमारा बिंदु वाग यंत्र संबंधी शारीरिक विकार। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार होते हैं, चाहे वह अंग को लेकर के हो गया, आंतरिक हो सकता है, बाह्य हो सकता है। तो हमारा जो वाक यंत्र है, जो जहां से ध्वनियां निःसृत होती हैं, निकलती हैं, उनमें कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाना, जैसे गला अवरुद्ध हो जाना, जिह्वा का मोटा होना, अगला भाग मोटा हो जाना या पूरी की पूरी जिह्वा मोटी हो जाना, आगे से चौकोर होना, बराबर रहना, नुकीली ना होना, या होठ्स कटे होना, इत्यादि ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। संकोच, भय या शीघ्रता के कारण जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक झिझक होती है, एक डर पैदा रहता है, बोले कहीं गलत ना हो जाए, बोले कि ना बोले, बोलते समय हकलाने लगते हैं, भय के कारण कांपने लगते हैं, या बोलने में बहुत शीघ्रता करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी उच्चरित भाषा अशुद्ध हो जाती है। हमारा सातवां बिंदु है शिक्षकों द्वारा अशुद्ध उच्चारण। यदि शिक्षक बच्चों के समक्ष पढ़ाते समय अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो भी भाषा में दोष उत्पन्न हो जाता है।
इसलिए शिक्षकों को बोलते समय, क्योंकि शिक्षक आदर्श माना जाता है, जो वह बोल रहा है बच्चे उसे ग्राह्य करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो शिक्षकों के द्वारा अशुद्ध उच्चारण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। फिर हमारा है बच्चों के उच्चारण पर ध्यान ना देना, या घर परिवार में या विद्यालय में यदि बच्चे पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो उनके उच्चारण पर ध्यान ना दिया जाना भी उच्चारण दोष के प्रमुख कारणों में से एक होता है। जब वह बोल रहा है और जहां पर वो गलत बोल रहा है, जिस समय हमें यह पता चल जाए कि यहाँ पर यह गलत बोल रहा है, उसको तुरंत आगाह कर देना चाहिए, उसको यह बता देना चाहिए कि यहाँ पर गलत बोल रहे हैं और इसका उच्चारण ऐसे करना चाहिए या इसका लेखन इस रूप में करना चाहिए। अगला बिंदु है समाज में व्याप्त ध्वनि को ग्राह्य कर लेना। समाज में व्याप्त ध्वनि को ग्राह्य कर लेने से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे परिवेश में, जो भी हमारे समाज में प्रचलित है, बोला चला आ रहा है, जब से हम सुन रहे हैं लोगों के द्वारा वही सुन रहे हैं, जब से वह लिखा जा रहा है वही लिखा जा रहा है, और उस ध्वनि को, उस लेखन को हम क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। यदि हमें पता भी होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा सही है, फिर भी हम उसको उसी रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे श को छा बोला जाना, जैसे कच्छा बार बार कहते हैं, वहां है कक्षा। ज्या, ये जो है आधा ज्या प्लस इया से बना हुआ है, तो इसका उच्चारण होता है तालु से। ज्या और इया से बना हुआ है और इसको हम कहते हैं ज्या। जब हम इसको ज्या बोल रहे हैं, लेकिन समाज में क्या व्याप्त है? ज्ञ। हमने इसको स्वीकार कर लिया। अब हम ज्या बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, ये जो है गलत बोल रहे हैं, या भाषा को ये तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं, या ये बहुत जो है अपने आप को लगाते हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ पर आती हैं, जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि आपको इसका सही उच्चारण पता है तो आपको शुद्ध ही बोलना चाहिए। परिवर्तन लाइए, कुछ ना कुछ लोगों में परिवर्तन होगा। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप किसी को बता रहे हैं, तो आपके माध्यम से धीरे धीरे इसके उच्चारण में, इसके लेखन में परिवर्तन आएगा। फिर है हमारा स्वरागम करना, स्वर का आगमन कर देना, स्वर को बढ़ा देना, उच्चारण में अतिरिक्त रूप से जोड़ देना हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम इसको व्यक्त करते हैं, बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आधा शाह लिखा हुआ है, तो इसको हमको पढ़ना चाहिए स्कूल, 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 और हम क्या पढ़ते हैं? स्कूल, स्कूल, स्कूल। ये गलत है, ई हमने यहाँ पर अतिरिक्त जोड़ दिया। स्टेशन को हम पढ़ते हैं स्टेशन, गलत है। हमको जो लिखा है उसी को हमको पढ़ना चाहिए, उसी को लिखना चाहिए। नहीं तो हम स्टेशन कहेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, स्कूल कहेंगे तो ऐसा लेखन होगा, गलत है। फिर है भाषा के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव। जो भाषा पर ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो समाज के अन्य लोग हैं, शिक्षकों के अतिरिक्त भी जो अन्य लोग हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देते। जैसे वो तमाम प्रकार के विज्ञापन लगाते हैं, अपने दुकानों पर होर्डिंग्स लगाते हैं, बोर्ड्स लगाते हैं, तमाम जगहों पर ऐसी चीजें लिखी होती हैं। वो क्या करते हैं? वो भाषा पर ध्यान ना दे करके जब वहां अशुद्ध लिख देंगे, तो हम आते जाते समय जब उस विज्ञापन को, जब उस होर्डिंग्स को देखेंगे, तो हम उसको ग्राह्य कर लेंगे, हम उस चित्र को इस मस्तिष्क पटल पर अंकित कर लेंगे और वही हमारे इस पटल पर बस जाएगा। तो हमने वहां से अशुद्ध पाया और अशुद्ध ही हमने सीख लिया, शुद्ध जानने का प्रयास नहीं किया। तो यह समाज को भी चाहिए कि जब भी वह किसी भाषा के शब्दों को, वाक्यों को या किसी भी रूप में प्रस्तुत कर रहा है, सार्वजनिक तौर पर प्रस्तुत कर रहा है, तो वह उसकी शुद्धता का ध्यान रखे। जैसे एक चीज यहां देखते हैं, बहुत सारे प्रचार में आता है, जब जो है मतदान की स्थिति आती है तो ऐसा देखते होंगे, चिन्ह 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 लिखा, हर जगह चिन्ह लिखा हुआ आता है, जबकि इसका शुद्ध रूप है चिन्ह। हा आधा है, ना पूरा है, लेकिन हम व्यवहार में क्या देखते हैं? ना आधा है, हा पूरा है। तो ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं। फिर है बलाघात का उचित प्रयोग ना करना। बलाघात
अर्थात बल का आघात। जब हम बोलते हैं तो हम कहीं ना कहीं पर जोर डालते हैं। जो चीज हमको विशेष रूप से कहनी होती है, हाईलाइट करनी होती है, या उसको प्रमुखता से पेश करना होता है, तो हम उस पर अपने ध्वनि का, अपनी वाणी का, अपने इस वायु प्रवाह को उस पर तेजी से दबाव देते हैं, प्रभावित करते हैं, और उससे अर्थ में परिवर्तन होता है। तो यहां आप देखेंगे बल का आघात सही से ना करना या इसके जो है प्रयोग का सही जानकारी ना होना भी एक कारण बनता है। यहां एक शब्द है राम ने तुमको मारा। अब जैसे हमने इसमें कहा राम ने तुमको मारा, राम ने तुमको मारा, तो यहां हम पूछ रहे हैं कि राम ने तुमको मारा, प्रश्न कर रहे हैं क्या राम ने तुमको मारा। राम पे हम जोर दे रहे हैं, इस वाक्य में हम राम पे जोर रहे हैं, राम ने तुमको मारा। और यदि हम तुमको पर जोर दे दें, राम ने तुमको मारा, राम ने तुमको मारा, अर्थात तुमको राम कैसे मार सकता है। इसका अर्थ हुआ यदि हम तुमको पर जोड़ देंगे तो इसका अर्थ यहां पर आए राम तुमको कैसे मार सकता है, राम ने तुमको कैसे मार दिया। और यदि हम राम पर जोड़ देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि राम ने मारा, अर्थात हम राम पर जोर दे रहे हैं। तो यह है बल का आघात। जिस पर हम ज्यादा बल डालेंगे अर्थ उसी प्रकार से हमारा निकल करके आएगा। फिर एक और चीज आता है कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग ना करना। यदि हम उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी भाषा में अशुद्धता उत्पन्न होती है। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग ना करना। यदि हमको विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में सही से पता नहीं है या हम उनका सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं तो भी भाषा में अशुद्धता आती है, अर्थ में वैभिन्न पैदा हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो। अब हमने यहां पर अल्प विराम लगाया। दूसरा वाक्य है हमारा रोको मत जाने दो। पहला वाक्य आप देख रहे हैं कि रोको मत, हम यहां पर रुक रहे हैं, अल्प विराम यहां पे लगा है, रोको मत जाने दो, अर्थात रोकना नहीं है, जाने देना है। दूसरी जगह पर है हमारा रोको, हमने यहां पर अल्प विराम लगाया, रोको मत जाने दो, अर्थात रोक लो, पकड़ लो, जाने नहीं देना है। तो आप देख रहे हैं वाक्य एक है, सिर्फ यहां पर जो ये अल्प विराम है अर्थात जो विराम चिन्ह है इसके प्रयोग से अर्थ में कितनी भिन्नता उत्पन्न हो जा रही है। तो यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग सही से नहीं करते हैं तो भाषा के उच्चारण एवं लेखन में अशुद्धि होती है। और अगला हमारा और अंतिम बिंदु है पुस्तकीय अशुद्धियां। पुस्तकीय अशुद्धि अर्थात जो पुस्तक हमारे सम्मुख आ रही है वह कितनी प्रामाणिक है, कहां से प्रकाशित है, कहीं उसमें तो अशुद्ध नहीं लिखा हुआ है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं प्रूफिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो कुछ जो संदेहास्पद स्थितियां उत्पन्न होती हैं या वर्तनी होती है या शब्द होते हैं उनका हमें भली भांति अन्य पुस्तकों से भी परीक्षण कर लेना चाहिए। हो सकता है कभी कभी किसी पुस्तक में किसी कारणवश, भूलवश या किसी भी तकनीकी कारणों से अशुद्ध प्रिंट हो जाता है, अशुद्ध छप जाता है, तो उसके कारण भी अशुद्धि हमारी भाषा में उत्पन्न होती है जिसको हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमने यहां पर जाना कि गद्य व पद्यों के शुद्ध उच्चारण, लय उतार चढ़ाव के साथ जो बोलना है, पढ़ना है, उसके लिए सबसे प्रमुख मुद्दा था कि हम अशुद्ध करते किन किन कारणों से, कहां कहां हमारी अशुद्धि होती है। तो हमने यह जाना कि इन कारणों से, इन स्थानों पर अशुद्धियां हम पैदा करते हैं। इस कारण से अशुद्धियां हमारे लेखन और वाचन में होती हैं। और इसके बाद हम अगले इसके पार्ट 2 में जानेंगे, भाग 2 में जानेंगे कि हम कैसे भाषा को शुद्ध बोलने का,
शुद्ध लिखने का उपाय कर सकते हैं, इन अशुद्धियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए अगला वीडियो आप अवश्य देखिएगा कि भाषा में अशुद्धियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।